हम्म क्या कर रहे थे लास्ट हम? CC3 तक हो गया था, ठीक है। GIC में डाउट्स कितना किया हमने? GIC के डाउट्स कंप्लीट कर लिए क्या हमने, डिस्कशन GIC का? हम्म CC के डाउट्स पेंडिंग थे क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डाउट्स? कोई होमवर्क दिया था क्या मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में? क्या होमवर्क था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का? HA1 शायद कंप्लीट करने को बोला था मैंने। HA1 एंड HA सब्जेक्टिव 3 to 9, कोई डाउट्स है उसमें? HA1 13th 15th एंड 16th करता हूँ ये डिस्कस, रुक जाओ। ठीक है, HA1 में क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन क्या है? इन द अबव कंपाउंड इन क्वेश्चन नंबर 12, so let us look at question number 12 once. Has the empirical formula COCl3.NH3 when aqueous solution of its compounds 2 moles of AgCl is precipitated, मतलब 2 क्लोरीन बाहर है। तो ये वाला कंपाउंड कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? दिस कंपाउंड इज हैविंग 2 क्लोरीन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, विल हैव 1 क्लोरीन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो ये वाला कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, इन द अबव कंपाउंड ऑल क्लोरीन शो, हाँ डाउट क्या है इसमें? हर्ष, कैन यू रेज योर हैंड्स? हर्ष पवार, ध्यान से देखो, एक क्लोरीन अंदर ही तो क्लास के एग्जांपल्स में किया हुआ है। 1 क्लोरीन सेटिस्फाइज बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। क्या डाउट हो रहा है? सर 13th वाला डाउट है। 13th वाला में देख, ऑल क्लोरीन शो प्राइमरी वैलेंसी, यस, हाँ सर। बट 2 क्लोरीन शो प्राइमरी वैलेंसी एंड 1 क्लोरीन शोज, हाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट ये आएगा। 1 क्लोरीन शोज बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, ये तो नोट्स में किया है हमने। सर पर हम्म, वैसे मेटल्स दिखाते हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। हाँ मतलब दैट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अच्छा सर, ओके। ठीक है, ओके। हाँ तो सर। 2 chlorine atoms satisfy primary valency and 1 chlorine atom satisfies primary as well as secondary valency। ठीक है। हाँ सर, समझा। हम्म 15th में क्या डाउट है देखने दो मुझे। 15th 11th भी देख लेते हैं। 11th भी डाउट है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ चिलेट? पॉलीडेंटेड लिगैंड चिलेटिंग लिगैंड्स होते हैं, तो दिस इज अ चिलेट
इथिलीन डाइअमाइन चिलेट, यहाँ पे सारे चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, एक भी ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से देखना, ये टेट्रामाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, ठीक है, कोबाल्ट 3 नाइट्रेट एंड टेट्रामाइन। कोबाल्ट 3+ हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। अगर 4 अमोनिया बॉन्डेड है और एक ही कार्बोनेट बॉन्डेड है, तो कार्बोनेट मस्ट बी अ डाइडेंटेट लिगैंड हियर, कार्बोनेट मस्ट बी अ डाइडेंटेट लिगैंड हियर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल दी 4 एग्जांपल्स आर एग्जांपल्स ऑफ चिलेट, एक भी ऑप्शन नहीं आएगा, गलत है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है ये? एक बार 14th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इंपॉर्टेंट है। In all these complexes, platinum is present in +4. In all these complexes, platinum is present in +4. Platinum +4 has a coordination number of 6. Now we'll write formula of these two compounds considering coordination number as 6. तो पहला वाला तो formula दिया ही हुआ है, K2PtCl6. This is a 2:1 complex, 2 cation 1 anion. Now PtCl4 and 2NH3. अमोनिया को जनरली हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखते हैं, और 4 क्लोरीन, ये चारों क्लोरीन भी अंदर आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, दिस इज न्यूट्रल, नो चार्ज। देन थर्ड PtCl4 and NH3, so there are 3 NH3, NH3 whole 3, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए, तो 3 क्लोरीन अंदर होगा, 1 क्लोरीन बाहर जाएगा। दिस इज अ 1:1 कॉम्प्लेक्स, एक कैटायन 1 एनायन। एंड फोर्थ देखेंगे, वी हैव 5 अमोनिया, पांचों अमोनिया अंदर रखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करने के लिए 1 क्लोरीन अंदर रखना पड़ेगा, तो 3 क्लोरीन बाहर आएगा। तो दिस इज अ 1:3 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आयंस किस में फॉर्म होंगे? 4 में। कंडक्टिविटी का ऑर्डर अगर देखेंगे तो 4 > 1 > 3 > 2, तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस 4 का आना चाहिए, तो 4 का वैल्यू हाईएस्ट आना चाहिए। तो 4 का वैल्यू हाईएस्ट किस में है? ए और सी में। इसके बाद 4 के बाद 1 आना चाहिए, तो 1 ए और सी दोनों में है। 0 किसका आएगा? सेकेंड कंपाउंड का ऑलमोस्ट कंडक्टेंस 0 आएगा, बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। आ रहा समझ में? कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स याद करने को बोला था मैंने, लिस्ट ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स लिखाया है ना हर्ष? लिस्ट ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स लिखाया है मैंने, देखो याद करने को बोला था मैंने। एक सेकंड रुकना। एक सेकंड, इधर लिखाया है क्या? एक सेकंड रुकना। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स मैंने एक्चुअली CC4 में डिस्कस किया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 4 नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट दिस। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस हमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे प्लैटिनम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, बट प्लैटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो याद रखना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे याद करेंगे। +6 इज द मोस्ट कॉमन, तो +6 सब में याद कर लो। फिर कभी कभी +2 और कभी कभी +4 भी आता है। ठीक है, उसमें ग्रुप 10 इज निकेल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। ग्रुप 10 का +4 इज वेरी कॉमन, निकेल +2, पैलेडियम +2, प्लैटिनम +2 का +4 इज वेरी कॉमन। तो निकेल का +4 भी आएगा, पैलेडियम का 4 भी आएगा, प्लैटिनम का 4 भी आएगा। तो 6 वाले याद कर लो,
दिस इज अ लिस्ट ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ये अपने को याद करना है, ठीक है। इसी पे बेस्ड था ये क्वेश्चन, सॉरी। हो जाएगा अभी? एक सेकेंड। क्या बोल रहा है हर्ष? रिकॉर्डिंग तो सेंड करता ही हूँ ना मैं, रिकॉर्डिंग तो शेयर करता ही हूँ। ठीक है, तो 14th हो गया। नेक्स्ट कौन सा डाउट है? 15th भी डाउट है क्या? 15th में देखो, क्रोमियम पे चार्ज x ले लेंगे, 2 क्रोमियम है। वाटर न्यूट्रल है। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, एक O2 और दूसरे O2 पे चार्ज सेम नहीं है। इस पे चार्ज अगर, तो O2 पे क्या क्या चार्ज हो सकता है? O2 पे वी कैन हैव O2 2 माइनस, ठीक है, वी कैन हैव O2 2 माइनस, अगर वी कैन ऑल्सो हैव O2 हैव माइनस चार्ज। तो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। अगर -1 है दोनों ऑक्सीजन पे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2x -2 इज इक्वल टू +3। तो 2x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली कोबाल्ट शोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आइदर +2, क्रोमियम शोज +2 और +3। +2 बहुत रेयर है क्रोमियम के लिए, क्रोमियम के लिए +3 बहुत कॉमन है। तो एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है ये, पहले पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे वन ऑफ द O2 इज प्रेजेंट इन -1 एंड द अदर O2 इज प्रेजेंट इन -2, ठीक है। दिस इज -1 एंड दिस इज -2। ओवरऑल 2 क्रोमियम पे टोटल चार्ज आ जाएगा x प्लस x 2x प्लस देयर इज 1 -1 एंड -2, तो आ जाएगा, एक सेकेंड, 2x -1 -2 इज इक्वल टू टोटल चार्जेस +3, x इज इक्वल टू 3। किसी एक पे -1 होगा, किसी एक पे -2 होगा। कैसे पता किया हमने? क्योंकि दोनों क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें सेम रखना है, ठीक है। दोनों क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें सेम रखना है। नॉर्मली बहुत रेयरली अगर कोई ब्रिजिंग लिगैंड है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 सेंट्रल एटम्स है, दोनों सेंट्रल एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होता है, तो दोनों का सेम रखना है। अगर दोनों का सेम रखना है तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर विल हैव अ इंटीग्रल वैल्यू। तो डिफरेंट पॉसिबल केसेस लेके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 2x, अगर दोनों का -1 लिखोगे, दोनों ऑप्शन का -1 लिखोगे, तो 2x -2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 5/2। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर दोनों ऑक्सीजन का -4 लेंगे, -2 लेंगे, दोनों -2 है, तो 2x -4 इज इक्वल टू 3, यहाँ से x इज इक्वल टू 7/2 आएगा। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। डेफिनेटली वन ऑक्सीजन इज इन -2 एंड वन इज इन -1, दोनों अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर है ये थोड़ा टिपिकल है, ये याद रखने वाला है। 16th बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16th विल डू लेटर, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, विल डू लेटर। एनी अदर डाउट?
सब्जेक्टिव में कोई डाउट? ठीक है, let us continue with the fourth PDF then. थर्ड PDF कर लिया था हमने, let us start with the fourth PDF. तो पहले तो हमने कुछ कॉमन मेटल आयंस के कोऑर्डिनेशन नंबर्स डिस्कस किए थे, ये याद रखना है, ठीक है। 6 इज द मोस्ट कॉमन, कभी कभी 4 या 2 भी पॉसिबल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आर रेयर, उनके कुछ टिपिकल सिलेक्टेड एग्जांपल्स ही करने हैं, इन ड्यू कोर्स विल टॉक अबाउट देम। मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 पढ़ना है हमें। Now we'll continue with bonding in coordination compounds. We will study about valence bond theory next. Valence bond theory याद करो, chemical bonding में भी पढ़ा है हमने। Valence bond theory says that bond is formed, covalent bond is formed by overlap of atomic orbitals. In the coordination compounds, we'll say that the central atom will provide a fully filled orbital that will overlap with vacant orbital of the, sorry. The ligand will provide a fully filled orbital. Ligand is a Lewis base. The ligand will provide a fully filled orbital that will overlap with vacant orbital of the central atom to form coordinate bonds. यही फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने। Central atom provides vacant orbitals that overlap with fully filled orbitals of ligands to form coordinate bonds. Number of vacant orbitals used by central atom will be equal to its coordination number. जितने coordinate bonds form हो रहे हैं उतने vacant orbitals use करेगा central atom. All these vacant orbitals on the central atom, ठीक है, they hybridize, intermix to form hybrid orbitals, and this hybridization will result in a characteristic coordination geometry for a complex. We'll study that in valence bond theory. With the help of valence bond theory, if coordination number is known, we can predict the hybridization with the help of coordination number, and some other formulae, some other property, value of some other property will also be required in some cases. In due course, we'll study that. कुछ coordination numbers के लिए, coordination number 4 के लिए, coordination number 5 के लिए, coordination number 6 के लिए, दो अलग अलग hybridizations possible हैं, दो अलग अलग geometries possible है. If two different hybridization, two different geometries are possible, only coordination number will not be sufficient to determine the exact hybridization, exact geometry. In such cases, the exact hybridization or geometry can be predicted with the help of some other data such as magnetic moment, dipole moment, etc. तो बाकी प्रॉपर्टीज कैसे यूज करेंगे हम, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में केवल फॉर्मूला देख के, केवल कोऑर्डिनेशन नंबर देख के हाइब्रिडाइजेशन कभी कभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। सिंपली लुकिंग एट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, in some cases will not be able to predict the correct hybridization. ठीक है, some help of some other properties such as dipole moment, magnetic moment will be required to predict the exact shape and hybridization. ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो postulates में फोर्थ पॉइंट यही लिखा है मैंने, the type of hybridization and coordination geometry can be determined from the coordination number along with some other properties of the complex such as dipole moment, magnetic moment, isomerism, etc. क्लियर है ये? एग्जांपल्स करते हैं आगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सम कॉम्प्लेक्सेस देयर ऑकर्स अ बैक बॉन्ड फ्रॉम मेटल टू लिगैंड। नॉर्मली क्या होता है, लिगैंड से मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो नॉर्मली वी हैव अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम लिगैंड टू मेटल, that is a sigma bond. In certain complexes there is a back bond from metal to ligand, a coordinate pi bond from fully filled orbitals of metal to ligand, जिसको हम back bond बोलते हैं। ठीक है, there occurs a back bond from fully filled orbitals of metal atom to the vacant orbitals of ligand. One of the example is carbonyl ligands. Whenever metal is bonded to carbonyl, there is a two-way bonding.
bonding from ligand to metal sigma bond and bonding from metal to ligand pi bond. ऐसे ligands को हम pi acceptor ligands बोलते हैं. They act as acids also. Acid मतलब electron pair acceptor. They are also called as pi acid acceptors. Some examples of pi acid acceptors are CO, NO plus and CN minus. Okay, all these have vacant pi star orbitals, vacant antibonding pi orbitals, which can accept electrons from the metal. ठीक है, तो डिटेल्स में मेटल कार्बोनिल्स अलग से पढ़ना है इसी चैप्टर में. ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर्स इन मेटल कार्बोनिल्स. तो वहां पे इस पॉइंट को हम और डिटेल्स में कवर करेंगे, बैक बॉन्ड को और डिटेल्स में कवर करेंगे. ठीक है, तो एक बार समराइज कर देते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं. पहले तो fully filled orbital of ligand will overlap with vacant orbitals of central atom. Second point है, depending on coordination number central atom will provide equal number of vacant orbitals. coordination number 2 है तो central atom पे 2 vacant orbitals use होंगे. coordination number 4 है तो central atom के 4 vacant orbitals use होंगे. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, all these vacant orbitals will hybridize resulting in a characteristic geometry. फिफ्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, this hybridization and the geometry can be determined if you know the coordination number and some other properties of the complex such as magnetic moment, dipole moment, isomerism etc. और फिफ्थ पॉइंट है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में कुछ लिगैंड्स के साथ बैक बॉन्ड भी बनता है जहां पे मेटल से कार्बोनिल, मेटल से लिगैंड पाई बॉन्ड बनेगा. क्लियर है ये पांचों पॉइंट्स? ठीक है, एक मिनट रुकना.
Now, one by one, we'll do examples of different coordination numbers and possible hybridization and geometries. Coordination number 2 और 3 के लिए एक ही hybridization possible है. So only coordination number will be required to determine the hybridization and geometries. Coordination number 2 is sp hybridized and has a linear geometry. An example is AgNH3 whole 2 plus silver ammonia complex. Okay, silver ammonia complex, it's an important complex. हम ऑर्गेनिक में एक रिएजेंट पढ़ते हैं, टॉलेंस रिएजेंट. टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियाकल AgNO3, AgNO3 प्लस अमोनिया. AgNO3 में जब अमोनिया ऐड करेंगे, अमोनिया और NH4OH, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ AgNH3 whole 2 plus and OH minus. This is called the Tollens reagent. Okay, this is called the Tollens reagent. So it's an important reagent, laboratory reagent used in many laboratory tests of organic functional groups. ठीक है. In this complex, Ag plus is bonded to 2 ammonia. ध्यान से देखेंगे, Ag plus का configuration लिखेंगे. Ag plus has a fully filled D subshell 4D10 configuration. Ag plus has a fully filled D subshell 4D10 configuration, 5s0. We need to use 2 vacant orbitals. 2 vacant orbitals because coordination number is 2. 2 lowest energy vacant orbitals available are 5s and 5p. Therefore, hybridization will be sp using the 2 lowest energy vacant orbitals. Similarly, if we study about coordination number 3, clear है ना? AgNH3 whole 2 plus. ठीक है, हम पहले configuration लिखेंगे central atom का. Configuration लिखने के बाद we'll identify 2 lowest energy orbitals. 2 क्योंकि 2 ही orbitals चाहिए 2 coordinate bonds बनाने के लिए. तो 2 lowest energy के orbitals हैं, एक 5s का, एक 5p का. Therefore, hybridization will be sp. Now talking about coordination number 3. Coordination number 3. An example is complex HgI3 and -1. HgI3 and -1. यहाँ पे mercury 2 plus present है. The central atom is mercury 2 plus. Mercury 2 plus again has a 5d10 configuration. It has a d subshell that is fully filled. Lowest energy के 3 vacant orbitals check करेंगे तो एक 6s आएगा, 2 6p आएगा. तो s का एक और p के 2 orbitals, they will intermix and hybridize, resulting in an sp2 hybridization, a trigonal planar geometry. ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है सबको? ठीक है. इंपॉर्टेंट क्या है? When the coordination number is high 4 5 6, then 2 different hybridizations or 1 or more different hybridizations are possible. In such cases, some other properties will also be required to predict the exact shape and exact hybridization. ठीक है, coordination number 4 का केस करते हैं. पहले एक सेकेंड रुकना.
नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ पे दो अलग अलग ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो अलग अलग ज्योमेट्रीज पॉसिबल है। दीज आर टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कैन रिजल्ट इन either sp3 or d3s hybridization. d3s is not in our syllabus, so mostly we consider sp3 only. d3s के केसेस में अलग से करा दूंगा। तो either sp3 और d3s hybridization for tetrahedral. स्क्वायर प्लेनर के लिए भी dsp2 is the more common. Rarely we can also have sp2d. ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं। तो how to differentiate between a tetrahedral and a square planar geometry? One important point of difference in a square planar geometry is square planar geometry can show geometrical isomerism. Tetrahedral geometry cannot show geometrical isomerism, क्योंकि tetrahedral में सारे ligands equidistant होते हैं. All ligands are equidistant from each other. We cannot have cis and trans forms. Whereas in a square planar geometry, we can have two ligands perpendicular to each other. We can have two ligands opposite to each other. Ligands perpendicular to each other will be cis form. We can have ligands, ठीक है, opposite to each other, which will result in trans form. Square planar geometry में cis trans isomers possible है, geometrical isomerism possible है. Tetrahedral geometry में geometrical isomerism possible नहीं है, ठीक है. Similarly, if we check for optical isomerism, tetrahedral complexes can show optical isomerism. Tetrahedral complexes में अगर चारों ligands different हैं, तो central atom will behave as a chiral center. ठीक है, it will show optical isomerism. Whereas square planar complexes, as it is a planar molecule, cannot show optical isomerism unless ligand itself is chiral. So therefore, from the property to show isomerism, we can differentiate a square planar and a tetrahedral complex. ठीक है, एक example देखो, मैं explain करता हूँ, रुकना एक मिनट. An example is NiCl2H2O whole 2 and NiNH3 whole 2 CN2. Or it is given that it shows the lower complex, it shows geometrical isomerism, और ये ऊपर वाला complex, it does not show geometrical isomerism. So from this result, we can predict their exact shape. जो geometrical isomerism show करेगा वो क्या होगा? That will be a square planar complex, and the one which shows does not show geometrical isomerism will be a tetrahedral complex. आ रहा है समझ में? This must be tetrahedral, as it is not showing geometrical isomerism. And this must be square planar. Now, which are the orbitals that take part in sp3 hybridization? sp3 is s, px, py, and pz. dsp2 is dx square minus y square, s, px, and py. The difference between dsp2 and sp2d. dsp2 में inner shell d orbital is used. Penultimate shell d orbital is used. Penultimate shell is the second last shell. sp2d में बोलेंगे outer most shell d orbital is used. So this is the difference between sp2d and dsp2. Okay, now let us do some more examples based on this. आ रहा है समझ में?
एक मिनट रुकना. नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखो, नीचे वाले एग्जांपल्स करते हैं. यहाँ पे इट इज, ये इंफॉर्मेशन गिवन है. क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? ऊपर वाला देखो, इंफॉर्मेशन गिवन है. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. NiCN4 2- इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का इंफॉर्मेशन गिवन है. इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, डज नॉट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू प्रेडिक्ट इट्स शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, कैसे इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करने के लिए, देखो. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क इज विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम. Central atom nickel is present in +2 oxidation state. Nickel +2 electronic configuration will be 3d84s0 for the outermost shells. Okay. Other than the noble gas core, the electronic configuration will be 3d84s0. If we distribute the electrons, 8 electrons in 3d subshell, we'll get 2 unpaired electrons. So as per this distribution, the substance cannot be diamagnetic, क्योंकि यहाँ पे 2 unpaired electrons आ रहे हैं. N is equal to 2. ठीक है, the substance cannot be diamagnetic because it has 2 unpaired electrons. So there has to be some change in this configuration because it is given that the complex is diamagnetic. In this configuration, the complex is not diamagnetic, cannot be diamagnetic. ठीक है, to explain the diamagnetic nature, we'll pair these electrons. ठीक है, we'll pair these electrons to explain the diamagnetic nature. तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को प्रीवियस ऑर्बिटल में पेयर कर देंगे तो एक d ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएगा, एक 3d ऑर्बिटल वेकेंट हो गया. Now we must use 4 lowest energy vacant orbitals. 4 lowest energy vacant orbitals, available orbitals are 1 of 3d, 1 of 4s and 2 of 4p, resulting in dsp2 hybridization. समझा कैसे हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन किया हमने? तो पहले एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑल्टर किया. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली शुड हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, but to explain the diamagnetic nature we have altered the configuration so that all electrons get paired.
This results in one vacant 3d orbital. Now coordination number is 4, Cn whole 4. So we need 4 vacant orbitals. 4 lowest energy vacant orbitals will be 1 of 3d, so inner shell d orbital, along with 1 of 4s and 2 of 4p. So hybridization will be dsp2, and if the hybridization is dsp2, shape will be square planar. आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखो, लेट अस कंटिन्यू दिस फर्दर. एक मिनट रुकना. कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जहाँ पे विल डिस्कस सम अदर कॉम्प्लेक्सेस. उनकी कुछ प्रॉपर्टीज गिवन होंगी और उन प्रॉपर्टीज के हेल्प से विल हैव टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट शेप एंड एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट है देखो, NiCl4 2 minus. It is given that NiCl4 2 minus is paramagnetic with 2 unpaired electrons. It's a paramagnetic complex and it has 2 unpaired electrons. Now we have to predict its shape and hybridization. तो यहाँ पे भी निकेल इज प्रेजेंट इन +2. यहाँ पे भी निकेल इज प्रेजेंट इन +2. निकेल +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3d8 आएगा. 3d8 में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विल गेट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Experimental result also shows that it should have 2 unpaired electrons. That means this distribution of electrons is consistent with the experimental results, will not make any change in the distribution of electrons. Now we need 4 vacant orbitals. Coordination number is 4. NiCl4 coordination number is 4. We need 4 vacant orbitals. 4 lowest energy vacant orbitals are 1 of 4s and 3 of 4p, resulting in an sp3 hybridization. sp3 hybridization will result in a tetrahedral geometry. समझा? क्लियर है ये? वेरी गुड. एक मिनट रुकना.
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, NiCO होल 4, ठीक है। NiCO होल 4 के बारे में दिया हुआ, इट इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, इट इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, ठीक है। इसमें ध्यान से देखना, निकेल इज प्रेजेंट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, निकेल पे कोई चार्ज नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3d8 4s2 आएगा। 3d8 4s2, इट स्टिल हैज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। 3d8 4s2 अगर यहाँ अलग से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, 3d8 4s2, 1 2 3 4 5 6, this is the configuration, and 4s2, so 3d8 4s2 में it will have 2 unpaired electrons, it still has 2 unpaired electrons, ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। टू एक्सप्लेन द डायमैग्नेटिक नेचर वी पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम पेयर कर देंगे, इट इफेक्टिवली बिकम्स 3d10 4s0, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द s electrons are paired in the d subshell. Also we can say that ligands के presence में, in presence of ligands, the s electrons are forced to fill in the d subshell. ligands के presence में s electrons d subshell में fill हो जाते हैं, तो 3d8 4s2 effectively becomes 3d10 4s0, ठीक है। now no unpaired electron is left, the substance is diamagnetic, we need 4 lowest energy vacant orbitals, 4 lowest energy vacant orbitals, एक 4s का यूज होगा और 3 4p के यूज होंगे, रिजल्टिंग इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। क्लियर है ये? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि D8S2 will convert into D10S0. क्या बोल रहा है हर्ष? कैन यू रेज योर हैंड्स? अरे हाथ बढ़ाओ ना भाई, सब कुछ चैट पे थोड़ी समझा सकते। रेज योर हैंड्स हर्ष। बोलिए। बोलो हर्ष। आवाज नहीं आ रही तेरी, क्या बोल रहा है? अरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है, Y3D8, ये कैसा डाउट है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊं क्या अभी? निकेल एटॉमिक नंबर 28, फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड एज इन आर्गन, ठीक है, फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड एज इन आर्गन, इसके बाद आएगा 4s2 to 20, फिर 3d8, तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 3d8 4s2। क्या डाउट क्या है इसमें? गुड। तो ये वाला एग्जांपल हो गया। इसमें एक टिपिकल केस बताता हूँ मैं, ठीक है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केसेस इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज CuNH3 होल 4SO4 tetraamine copper 2 sulfate, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स is found to be square planar. Now let us find out its hybridization. This complex is found to be square planar. Let us explain its hybridization and shape. Okay. Copper is present in copper 2 plus. Copper 2 plus is 3d9. 3d9 में it still has one unpaired electron. It still has one unpaired electron. To explain its square planar shape,
one possible explanation is we excite one electron from 3d to 4p. An electron is excited from 3d to 4p. In this case, what will happen? कि 3d orbital अब vacant हो गया. 3d orbital अब vacant हो गया. So using the vacant 3d orbital, the hybridization will be 3d 4s and 2 4p. So dsp2 hybridization resulting in the square planar shape. This is one explanation for CuNH3 hole for SO4, which is found to be square planar. In some complexes, one of the lower energy electron is excited to high energy level, and such excitations can explain the shapes of molecule. ठीक है, बट इस एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, ध्यान से देखना, ये मैंने नीचे लिखाया है. What is the drawback in this explanation? In this explanation, we have excited the unpaired electron to the higher energy level. High energy level मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक हो गया. अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक हो गया इस इलेक्ट्रॉन पे, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होना चाहिए. ठीक है, यही लिखा है मैंने. एज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज एन आउटर ऑर्बिटल, द कॉम्प्लेक्स इज शुड बी प्रोन टू ऑक्सीडेशन. Why complex should be prone to oxidation? Because the electron in the outer orbital is easier to remove. The complex should be prone to oxidation, but copper ammonia complex does not show any oxidation. There is no evidence of, there is no reaction or evidence of oxidation of the complex. अगर complex oxidize नहीं हो रहा है, that means electron is not present in an outer orbital. ठीक है, in such case, the more appropriate explanation is electron remains in 3d, but to explain the square planar shape, okay, one outer d orbital is used in addition to s and p orbitals. So more appropriate hybridization for this complex will be sp2d rather than dsp2. The unpaired electron remains in the inner shell, remains tightly held by the nucleus. Okay? Therefore, the complex cannot be oxidized easily. तो दिस इज अ वेरी रिसेंट डेवलपमेंट. ठीक है, बहुत सारे बुक्स में अभी भी DsP2 लिखा रहता है, बट sp2d इज मोर अप्रोप्रिएट. अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा और ऑप्शंस में DsP2 है और sp2d नहीं है, DsP2 रहेगा तो विल मार्क इट एज DsP2. अगर DsP2 और sp2d दोनों ऑप्शंस दिया हुआ है तो फिर हम DsP2 मार्क नहीं करेंगे, हम sp2d मार्क करेंगे, बिकॉज sp2d इज मोर अप्रोप्रिएट. बट as per the old conventions, DsP2 is still accepted for CuNH3 hole for SO4. ठीक है, क्लियर है ये? अंडरस्टूड? Next, we'll study coordination number 5. D3s का एग्जाम्पल, टेट्राहेड्रल में D3s भी लिखाया था मैंने. D3s का एग्जाम्पल विल डिस्कस लेटर ऑन. Next, we'll discuss coordination number 5. एक सेकंड रुकना.
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में दो डिफरेंट ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं. The different geometries that are possible in coordination number 5 are trigonal, bipyramidal, and square pyramidal. The two different geometries that are possible in coordination number 5 are trigonal, bipyramidal, and square pyramidal. Trigonal bipyramidal is sp3d और dsp3. ठीक है. स्क्वायर पिरामिडल में भी ये दो हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल है. यहाँ पे both these shapes will result in either of these two hybridizations. ठीक है. यहाँ पे ध्यान से देखना कि dz स्क्वायर एक ही d ऑर्बिटल यूज हो रहा है. that d ऑर्बिटल में भी dz स्क्वायर और that d ऑर्बिटल में भी dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दोनों में से कोई एक d ऑर्बिटल यूज होगा. अगर dz स्क्वायर यूज होगा तो इट विल रिजल्ट इन trigonal bipyramidal shape where s, px and py will be similar to an sp2 hybridization, and pz and dz square will contribute two orbitals along z axis, the axial orbitals. But if dx square minus y square is used, then s, px, py, dx square minus y square, these four orbitals will be similar to dsp2 along the four corners of a square, similar to square planar, and one pz which is perpendicular to the xy plane. So dx square minus y square will result in square pyramidal arrangement, and dz square will result in trigonal bipyramidal arrangement. Now let us look at some examples. ठीक है. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में देखेंगे. इन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, एक सेकेंड रुकना. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, इस शेप में देखेंगे we have three metal ligand bonds of one type, three equatorial bonds, two axial bonds, so three metal ligand bonds of one type. Whereas square pyramidal structure में देखेंगे four metal ligand bonds are of one type. Because of the square pyramidal structure, the four bonds along the corners of a square will be identical. ठीक है. So these are properties, these are characteristics which differentiate these complexes. So trigonal bipyramidal में will have three identical bonds, square pyramidal में will have four identical bonds. Now trigonal bipyramidal structure will be non-polar if all ligands are same. अगर सारे ligands identical हैं तो complex non-polar आएगा, dipole moment 0 आ जाएगा. Whereas square pyramidal के केस में dipole moment will be non-zero. Dipole moment 0 नहीं आता है, complex polar आता है. Now let us do some examples based on this. इसमें पहला एग्जांपल है FeCO whole 5. It is given that it is a diamagnetic complex and also a non-polar complex. So based on this information, these two information, that it is diamagnetic and it is non-polar, will predict its shape and hybridization. सबसे पहले देखो non-polar है, it cannot be square pyramidal. Non-polar है, it cannot be square pyramidal, it must be trigonal bipyramidal. तो first property non-polar से हमने इसका shape तो predict कर लिया, it must be trigonal bipyramidal. Now we'll try and predict its hybridization. FeCO whole 5, Fe पे charge 0. We'll write the electronic configuration of Fe. Fe का configuration लिखो. It is 3d6 4s2. Ligands के presence में electrons will be filled in 3d and will get paired because it's a diamagnetic complex. तो 3d8 में सारे electrons paired represent करेंगे तो एक d orbital vacant आएगा. टोटल 5 vacant orbitals चाहिए, d का 1, s का 1 और p के 3. Hybridization will be dsp3. FeCO whole 5, hybridization is dsp3 and it is non-polar, therefore its shape will be trigonal bipyramidal. Clear है ये? एक और एग्जांपल देखो, एक मिनट रुकना.
So NiCN whole 5 3 minus. Next example is diamagnetic. It has 4 nickel carbon bonds identical, 4 metal ligand bonds identical. ठीक है, यहाँ से हम shape predict कर लेंगे. It is square pyramidal. Now to predict its hybridization, ठीक है, Ni2 plus is 3d8. 3d8 में दिया हुआ diamagnetic तो सारे electrons paired बनाएंगे. तो एक 3d ऑर्बिटल वेकेंट आएगा, 3d का एक वेकेंट ऑर्बिटल, एक 4s का और 3 4p के. इट विल रिजल्ट इन dsp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो इस तरह से हम शेप और हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करेंगे. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए 2 केसेस कर लिए हमने. नाउ विल डू कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ठीक है, ये वीबीटी का लास्ट पार्ट है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 2 डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आर पॉसिबल, sp3d2 एंड d2sp3. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल होता है, इसमें ज्योमेट्री सेम है. ठीक है, बोथ sp3d2 एंड d2sp3 आर ऑक्टाहेड्रल. डिफरेंस क्या है sp3d2 और d2sp3 में? sp3d2 में आउटर शेल d ऑर्बिटल इज यूज्ड और d2sp3 में इनर शेल d ऑर्बिटल इज यूज्ड. दिस इज आउटर d ऑर्बिटल इज यूज्ड और d2sp3 में लिखेंगे इनर d ऑर्बिटल इज यूज्ड, इनर शेल d ऑर्बिटल इज यूज्ड. This is the only difference between them. Now, how to use the properties to predict whether it is sp3d2 or d2sp3 hybridized? Examples देखते हैं. इसमें FeCN whole 6 4 minus. This is a ferrocyanide ion. It has been found to be a diamagnetic complex, and based on this diamagnetic nature, let us predict its hybridization. देखो, शेप ऑक्टाहेड्रल, डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से. कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो अलग अलग शेप्स नहीं होते, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही शेप होता है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल शेप आएगा. नाउ हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करने के लिए विल मेक यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट इट इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन देखो. Fe2 plus is 3d6 4s0. 3d6 नॉर्मली जब बनाते हैं तो 3d6 normally has 4 unpaired electrons. Normal 3d6 configuration has 4 unpaired electrons. ठीक है, but it cannot be a normal 3d6 configuration. Why? Because it is given that the complex is diamagnetic. अगर normal configuration लिखेंगे 3d6 1 2 3 4 5 and 6 electrons, it will have 4 unpaired electrons, but it is given that complex is diamagnetic, so the electrons should be paired. The more appropriate distribution which explains the diamagnetic nature will be this, where 2 d orbitals become vacant. The lowest energy vacant orbitals, 6 lowest energy vacant orbitals are required. तो 2 3d के यूज होंगे, एक 4s का और 3 4p का, रिजल्टिंग इन d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. आया समझ में? And whenever inner d orbital is used, we call the complex as inner orbital complex. When outer d orbital is used, we call the complex as outer orbital complex. So outer d orbital के case में the complex will be called outer orbital complex, which makes use of the outer shell d orbital. And whenever inner shell d orbital is used, the complex is called inner orbital complex. Next example देखो. A similar example, FeH2O whole 6 2 plus, but it is given that the complex is paramagnetic with 4 unpaired electrons. It is paramagnetic with 4 unpaired electrons. So coordination number 6 है, shape must be octahedral. Hybridization predict करेंगे. It is paramagnetic with 4 unpaired electrons, so distribution of electron will be normal, no change, because it already has 4 unpaired electrons. Now we need 6 vacant orbitals. 6 lowest energy vacant orbitals will be 1 of 4s, 3 of 4p and 2 of 4d, resulting in an sp3d2 hybridization, resulting in an outer orbital complex. ठीक है, आया समझ में ये पॉइंट? ये एग्जांपल क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल डिफाइन किया है. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस use the inner shell d orbital in hybridization. Examples are dsp3, dsp2 and d2sp3.
Outer orbital complexes use the outermost shell d orbitals in hybridization. Examples are sp3d, sp3d2 and sp2d. ठीक है. Accordingly, the complex can be called as inner orbital or outer orbital complex. तो यहाँ पे Fe2+ के हमने दो कॉम्प्लेक्सेस देखे. एक कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा था, कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक आ रहा था. एक कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट 4 × 4 + 2 √24 बोर मैग्नेटिक आ रहा था, पैरामैग्नेटिक आ रहा था. तो जिस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं उसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे जनरली. ठीक है. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हाई है तो टोटल स्पिन इज ऑल्सो हाई. एंड जिस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज लो, उसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. तो यहाँ पे साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वाटर वाला कॉम्प्लेक्स इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. लो स्पिन हाई स्पिन का मतलब समझा? Low spin, high spin, it depends on the number of unpaired electrons because total spin is calculated as plus minus n by 2. The more is the number of unpaired electrons, more is the magnitude of total spin. ठीक है. तो अगर टोटल स्पिन ज्यादा है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, टोटल स्पिन कम है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. ठीक है. क्लियर है ये? Now before doing crystal field theory, let us do some questions from valence bond theory. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं. Before doing crystal field theory, let us do some questions from valence bond theory. एक सेकेंड रुकना. मैंने असाइनमेंट शेयर किए थे ना तुम लोगों से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के. एक मिनट रुकना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ठीक. Based on the concepts of valence bond theory, using the concepts of valence bond theory, we have to predict the geometry hybridization. ठीक है. यहाँ पे क्या गिवन है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, कहीं कहीं शेप्स गिवन है. ठीक है. तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस मार्क कर देता हूँ जो तुम्हें अटेम्प्ट करना है. एक जी वाला अटेम्प्ट करो. ये क्या गिवन है? इस कॉलम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिवन है. ये असाइनमेंट 2 में दिया हुआ है. number of unpaired electrons given है. We have to predict the shape, we have to predict the geometry, and we have to find out the magnetic moment. shape है, geometry है, और यहाँ magnetic moment. ये तीन values लिखना है. ठीक है. तो try this G option.
ट्राई दिस, आई, जी आई, फिर जे, के, जे और के, इतना 4 क्वेश्चंस ट्राई करो। ठीक है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। जे के लिए भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, के लिए भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। ट्राई करो एक बार।
सॉल्व हुआ क्या? जी ऑप्शन में करके बताता हूँ, देखो जी ऑप्शन में ट्राई करके बताता हूँ कैसे करना है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन से तो √35 आएगा और टेट्राहेड्रल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी टेट्राहेड्रल आएगा, बस बहुत आसान है। यहाँ पे सेंट्रल एटम +2 है, सेंट्रल एटम +2 है, तो सेंट्रल एटम के चार्ज से पहले हम 3d5 इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। दिस इज 3d5, और 3d5 में वी हैव हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? नॉर्मली 3d5 हैज 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और इट इज गिवन इन दी क्वेश्चन दैट इट हैज 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कॉन्फ़िगरेशन हम सेम रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो 3d का एक भी वेकेंट नहीं है, तो 4s और 4p हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, ठीक है। सिमिलरली अगर CO I42 माइनस करेंगे तो कोबाल्ट 2+ इज D7, D7 अगर देखेंगे तो D7 में वी हैव 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और इट इज गिवन दैट इट हैज 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट मींस नो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। D7 ऐसा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, there is no vacant 3d orbital, तो outermost shell 4s 4p will be used in hybridization, sp3 hybridization। आ रहा है समझ में? तो हमें पहले मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और वेकेंट ऑर्बिटल्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। लुकिंग एट द जे ऑप्शन, यहाँ पे मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंगनीज +3 विल बी 3d4, और इट इज गिवन दैट इट हैज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। 3d4 जब नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, 3d4 व्हेन वी ड्रॉ इट नॉर्मली, 3d4 नॉर्मली हैज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकेंड, इसको इलेक्ट्रॉन को एक डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 3d4 normally has 4 unpaired electrons, but it is given that it should have only 2 unpaired electrons, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर कराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर पेयर होगा, now it has only 2 unpaired electrons, तो 3d4 with 2 unpaired electrons, उसमें से एक fully filled orbital आ जाएगा। now it has 2 d orbitals vacant, 2 d orbitals vacant, तो D2sp3 आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। आ रहा है समझ में? This is how we predict the hybridization using valence bond theory. Valence bond theory में without the help of the magnetic moment data or the data of the number of unpaired electrons or some other properties, it will not be possible to predict the exact hybridization. Will not be possible to predict whether the complex is an inner orbital complex or an outer orbital complex. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना, ये होमवर्क है, ठीक है। असाइनमेंट 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैं होमवर्क दे देता हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8, असाइनमेंट 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 होमवर्क है, ठीक है। अभी मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विल स्टार्ट। तो होमवर्क इज, ठीक है, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 2 जो मैंने शेयर किया, 3 असाइनमेंट शेयर किया मैंने ग्रुप पे, देखना व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है, ठीक है। उसमें असाइनमेंट 2 में, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। Now we'll study about crystal field theory. Crystal field theory, let us continue with crystal field theory. ठीक है, postulates of crystal field theory, इसके कुछ important postulates हैं, then based on these postulates we'll study the bonding in complexes. Advantage of crystal field theory is, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज कर दिया। बट ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्यों चेंज हो रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो रहे हैं, क्या हंट्स रूल वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें कुछ भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं करी थी। But all these things can be explained with the help of crystal field theory. In the crystal field theory, we'll understand the concept of strong and weak ligands. Some ligands will result in pairing of electrons, some ligands will not result in pairing of electrons. Some ligands will result in low spin complex, some ligands will result in high spin complex, some ligands will result in inner orbital complex, some ligands will result in outer orbital complex. So as per this theory, we classify 2 types of ligands, we define 2 types of ligands, strong and weak, ये आगे लिखा है मैंने, we'll talk about that.
and depending on the nature of ligands we can predict the shape and hybridization. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज का हेल्प ले रहे थे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, that help is not required in the crystal field theory if you know about the nature of ligand. So let us first talk about postulates of the crystal field theory. ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो लिगैंड और मेटल एटम के इंटरेक्शन है ना उसको आयोनिक लेते हैं. ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है ligands are assumed to be point negative charges and their interactions with the central atom are assumed to be electrostatic, ionic in nature. ठीक है, लिगैंड्स क्या है, लुईस बेसिस हैं, लिगैंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो लिगैंड्स को नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं. As ligands will approach the central atom, they will repel the d orbital electrons of the central atom, and this repulsion will increase the energy of the d orbital electrons of the central atom. So a important point है, as ligands approach the central atom, they repel the d orbital electrons, resulting in increase in energy of the d orbitals. Now depending on the orientation of ligands and the d orbitals, ठीक है, some ligands will be closer to some d orbitals and will be away from other d orbitals. So, जिन ligands पे interaction ज्यादा है, जिन ligands पे repulsion ज्यादा है, उन ligands जिन d orbitals पे repulsion ज्यादा है, उन d orbitals की energy ज्यादा बढ़ेगी, जिन d orbitals पे repulsion कम है, उन d orbitals की energy कम बढ़ेगी. ये लिखा है मैंने यही point. Depending on the orientation of the ligands and the d orbitals, repulsion is different on different d orbitals. Repulsion of ligands is different on d orbitals, different d orbitals. As a result, ठीक है, the ligand, the orbitals which on which there is more repulsion, the orbitals on which there is more repulsion, their energy increases more. The orbitals on which there is less repulsion, energy increases less. ठीक है, the energy increases by different amounts for different d orbitals, and it will result in splitting of the d orbitals in different levels. Normally, all the d orbitals are degenerate. Degenerate मतलब all the d orbitals of a given subshell are degenerate. ये true है कि d के लिए, f के लिए, p के लिए, सब के लिए all orbitals of a given subshell are degenerate. तो normally d subshell के भी जो 5 orbitals हैं, 5 orbitals degenerate होते हैं, पांचों की energy equal होती है. ठीक है, but in case of ligands surrounding the central atom, ligands exerting repulsion on the d orbitals, ligands exerting different repulsion on different d orbitals, कुछ d orbitals की energy ज्यादा बढ़ती है, कुछ d orbitals की energy कम बढ़ती है. It results in splitting of the degenerate d orbitals, and this splitting is very important, which is called as crystal field splitting. The splitting of d orbitals due to the repulsion of ligands and the d orbitals is called crystal field splitting. ठीक है, क्लियर है ये यहां तक? Now let us continue this. In the CC5, let us continue this. Before proceeding further with CFT, we'll identify two types of d orbitals. ठीक है, ये मोस्टली तुम लोगों ने शायद से एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी किया होगा, बट नहीं किया तो यहाँ बता दे रहा हूँ मैं. D orbitals can be classified into two types. The types are axial d orbitals and the non-axial d orbitals. Axial d orbitals have high electron density along the axis, along the x, y, and z axis. They are also called as EG orbitals. And the non-axial d orbitals are called T2G orbitals. Okay, they have high electron density between the axis, not along the axis. Looking at the two axial orbitals, the two axial orbitals are dz square and dx square minus y square. Dz square has high electron density along z axis. Dx square minus y square has high electron density along x as well as y axis. Okay, if you look at the non-axial d orbitals, जैसे dxy, it has high electron density that is between the x and y axis, not along the x or y axis. Okay, so we can broadly classify d orbitals into two types: the axial d orbitals and the non-axial d orbitals. Axial d orbitals are also known as EG orbitals, and the non-axial d orbitals are also known as T2G orbitals. ठीक है, क्लियर है ये? एक मिनट रुकना.
Next, we'll study about crystal field theory in octahedral complexes first. ठीक है, हमें octahedral, tetrahedral और square planar यही तीन complexes के लिए crystal field theory पढ़ना है. ठीक है, it is applicable in other coordination numbers and other geometries also, but that is not in our syllabus. हमारे syllabus में we have only octahedral, tetrahedral and square planar complexes. तो octahedral में octahedral orientation समझते हैं. We have 6 ligands approaching the central atom, and the ligands are approaching in such a manner that they are all perpendicular to each other. The consecutive ligands are perpendicular to each other. तो ligands को हम ऐसे visualize कर सकते हैं. octahedral geometry के ligands को हम ऐसे visualize करेंगे. We have 2 ligands along x axis, 2 ligands along y axis and 2 ligands along z axis. So we have 6 ligands approaching the central atom, 2 each along the x, y and z axis. ठीक है, क्लियर है ये? तो एज ए रिजल्ट होता क्या है, लिगैंड्स आर अप्रोचिंग द मेटल एटम अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. तो एज ए रिजल्ट जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट हैं उन ऑर्बिटल्स पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा, और जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग नहीं है उस पर रिपल्शन कम लगेगा. तो ये लिखा है मैंने, एज ए रिजल्ट repulsion with axial d orbitals is more than the repulsion with non-axial d orbitals. It increases the energy of axial d orbitals more than the energy of non-axial d orbitals. So it increases the energy of EG orbitals more than the T2G orbitals. ठीक है, this splitting is explained by a diagram below. ये diagram देखो ध्यान से, important diagram है. This diagram represents the splitting. एक सेकेंड रुकना. तो इस डायग्राम से हमने स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करी है. मैंने ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए हैं और नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है. ध्यान से देखना, ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है. इनिशियली व्हेन देयर आर नो लिगैंड्स, all the d orbitals are of equal energy. Initially when there are no ligands, all the d orbitals are of equal energy. Equal energy will say that they are degenerate. All the d orbitals are degenerate. तो degenerate d orbitals in absence of ligands. ठीक है, ये कौन कौन से d orbitals हैं, ये representation है. ये 5 d orbitals हैं, 1 2 3 4 5. ये पांचों हमने एक ही एनर्जी लेवल पे रिप्रेजेंट किया. ये all these 5 are at the same energy level. These are degenerate d orbitals in absence of ligand. No ligands, no repulsion, सबकी एनर्जी कम है. ठीक है, और सबकी एनर्जी इक्वल है. होता क्या है, when there is repulsion from the ligands, सबकी एनर्जी बढ़ेगी. अगर ligand field symmetrical, it's a hypothetical case. If we have a symmetrical ligand field मतलब सारे लिगैंड सिमेट्रिकली ओरिएंटेड हैं. इफ वी हैव अ सिमेट्रिकल लिगैंड फील्ड देन ऑल द डी ऑर्बिटल्स विल एक्सपीरियंस इक्वल रिपल्शन. सारे डी ऑर्बिटल्स पे इक्वल रिपल्शन लगेगा, तो सबकी एनर्जी सेम अमाउंट से बढ़ेगी. दे विल रिमेन डीजेनरेट. तो इन अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल लिगैंड फील्ड all the d orbitals, energy of all the d orbitals increases by the same amount. ठीक है, and they remain degenerate. but actually क्या होता है, कुछ d orbitals की एनर्जी ज्यादा बढ़ती है, कुछ d orbitals की एनर्जी कम बढ़ती है. ठीक है, actually some d orbitals energy increases more. so with reference to absence of ligands, कुछ d orbitals की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी. किनकी ज्यादा बढ़ेगी, Eg orbitals की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, और कुछ d orbitals की एनर्जी कम बढ़ेगी, T2G की कम बढ़ेगी. आ रहा है समझ में? तो as a result we get two different, now the d orbital splits into two different energy levels, एक Eg level और एक T2G level. ये दो अलग अलग levels में split हो गया. इन दोनों की एवरेज एनर्जीज को हम बैरी सेंटर बोलते हैं. बैरी सेंटर इज द एवरेज और the average energies of Eg and T2G.
Eg और T2G का एवरेज एनर्जी निकालेंगे, that point, that energy level is often called as the barycenter. Barycenter is a spectroscopical term. T2G and Eg are also spectroscopical terms. ठीक है, so why we call T2G, why it's called Eg, it's related to some spectroscopy that is beyond our syllabus. T2G में 2 represents and C2 axis of symmetry. There is a C2 axis of symmetry in all the T2G orbitals. इसलिए T2G में 2 term है. Eg का क्या significance है, T और G का क्या significance है, that is beyond our scope. That is somewhat related to spectroscopy. ठीक है, तो d orbitals पे actually जो ligand field है, ligand field is not symmetrical. Ligand field is actually octahedral, and in an octahedral ligand field, splitting occurs such that Eg energy level is higher than T2G energy level. If the same ligand field was symmetrical, सबकी एनर्जी सेम अमाउंट से बढ़ती और सबकी एनर्जी would have been same as the barycenter. ठीक है, यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, स्प्लिटिंग एनर्जी. स्प्लिटिंग एनर्जी इज द डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ द 2 लेवल्स प्रोड्यूस्ड. यहाँ पे Eg और T2G लेवल प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा O. O stands for octahedral complex. तो डेल्टा O इज स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. स्पेक्ट्रोस्कोपी में डेल्टा को dq के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डेल्टा O इज रिटन एज 10 times dq. ठीक है, तो dq is nothing but another quantity which can be measured using spectroscopy and which is the difference in energies between Eg and T2G orbitals. ठीक है, the relation between delta and dq is delta naught is 10 times dq. ठीक है, क्लियर है ये? अरे y increase is more in Eg, ये बताया ना मैंने. y increase is more in Eg because Eg orbitals are along the axis and ligands are also present along the axis. So repulsion is more on the Eg orbitals than on the T2G orbitals. ठीक है, ये यहाँ पे हाईलाइट किया ना ये पॉइंट. क्लियर है ये? ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं. पेयरिंग एनर्जी और इससे रिलेटेड कंसेप्ट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. होमवर्क मैंने असाइनमेंट 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होमवर्क दिया है. असाइनमेंट 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 8. और होमवर्क दे देता हूँ, रुको. असाइनमेंट 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, और असाइनमेंट 1 से भी होमवर्क देना. रुको 1 मिनट. असाइनमेंट 1 से क्या होमवर्क है लिख लो. असाइनमेंट 1, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3. सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, 1 to 4 पूरा करना है. आई थिंक 5 भी कर सकते हैं हम. सेक्शन 1 to 5 होमवर्क है. असाइनमेंट 1 सेक्शन 1 to 5 और असाइनमेंट 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 to 9. ये मैं ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ. ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन. एंड कर रहा हूँ लेक्चर.